ठीक है, कल वाली क्लास में हमने क्या किया था, हमें रिएक्शन मैकेनिज्म को डिटरमाइन करना था। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को किस किस मेथड से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उसमें पहला हमने स्टार्ट किया था प्रोडक्ट एनालिसिस या उत्पाद विश्लेषण। ये क्या होता है कि हमारे पास अगर उत्पाद है, प्रोडक्ट है, तो उसके बेस पर हम ये बता सकते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। इसके अंदर हमें एग्जांपल करना था, तो हम सिंपल सा एग्जांपल कर लेते हैं कि एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन का जल का या H2O का एडिशन। ठीक है, तो सिंपल क्या है, ये हमारे पास कोई भी एल्कीन है, इसके ऊपर क्या करना है, जल का एडिशन करवाना है। तो किस तरह से करते हैं हम, एल्कीन के ऊपर जल का एडिशन किस तरह से होता है। एल्कीन है, एल्कीन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है। ठीक है, इसके पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। किसकी वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो अटैक करने वाला होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। अगर इलेक्ट्रॉन स्नेही आके अटैक करता है तो वो कौन सा होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन स्नेही, जल के मॉलिक्यूल में दो पार्ट होते हैं, H+ और OH माइनस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, वो कहाँ पे आके जुड़ेगा, इन दोनों में से सबसे पहले आके जुड़ेगा, लेकिन कहाँ आके जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पे। ठीक है, और ये जुड़ता है तो आपके पास एक क्या बनता है, इंटरमीडिएट, सॉरी, ये कहाँ पे, इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाला है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का जो है वो कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ। और नेगेटिव चार्ज इधर ही क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट कम से कम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका एक हाइड्रोजन आ गया, इसके ऊपर क्या रहेगा, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बना इंटरमीडिएट। अब क्या है, सेकेंड वाला पोर्शन यानी न्यूक्लियोफाइल वाला पोर्शन वो जाके अटैक करेगा। ठीक है, वो कहाँ पे करता है, जो आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल है उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनते हैं दो तरह के बनते हैं। कैसे, एक तो आपने क्या किया है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इस तरफ लेके आए, यहाँ पे H+ का एडिशन किया, या फिर हम दूसरा क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को इस तरफ लेके आओ, H+ का एडिशन यहाँ पे करो, इसको कार्बोकेटाइन बनाओ। ठीक है, दो तरह के यहाँ पे बन सकते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, अब प्रोडक्ट बनेंगे दो, लेकिन एक क्या होता है ज्यादा स्टेबल, एक क्या होता है कम स्टेबल। ठीक है, जो ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, तो एक क्या मिलेगा हमारे पास, ये, ठीक है, और एक क्या मिलेगा, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ एल्कोहल। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट हैं, इसमें ये मिलता है लगभग 85% और ये 15%। तो अगर हमारे पास किसी रिएक्शन के अंदर ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दे दिए, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिए हैं, प्रोडक्ट दिया है, तो प्रोडक्ट को देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल सा हुआ क्या है, एक तरह से कौन सी रिएक्शन हुई, एडिशन रिएक्शन है। लेकिन इसमें क्या है कि दो तरह के प्रोडक्ट बनने का मतलब बीच में एक क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट जो होता है उसमें हमेशा रीअरेंजमेंट होता है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट आपके बनते हैं। तो प्रोडक्ट के बेस पे हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारी रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक है, अब एडिशन रिएक्शन में हम यूनिमोलिकुलर या बाईमोलिकुलर नहीं लिखते हैं। अगर नहीं लिखते हैं तो उसमें क्या पता चलेगा हमें कि इस रिएक्शन के अंदर भी इंटरमीडिएट बनता है, इसलिए हमने ये दो प्रोडक्ट बनाए हैं। अगर इंटरमीडिएट नहीं बनता तो यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट आता। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट एनालिसिस था, इसको लिख लो। किसी भी अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्ट, किसी अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद के आधार पर हम उस अभिक्रिया की क्रियाविधि को पहचान सकते हैं। यदि उत्पाद एक से ज्यादा बनते हैं, यदि उत्पाद एक से ज्यादा बनते हैं, अर्थात इस अभिक्रिया में
एक पद, इस अभिक्रिया में एक पद मध्यवर्ती का होगा, एक पद मध्यवर्ती का होगा। इस तरह से हम इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को पहचान सकते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर ये एक लिखिए, ये लिखिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, रिएक्शन का हमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ इंटरमीडिएट दिया हुआ है और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिए हुए हैं कि किसी अभिक्रिया में कौन कौन से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट में भी दिया हुआ, हमें सिर्फ सीखने से एक इंटरमीडिएट बता दिया कि ये वाला इंटरमीडिएट है, तो आपको उस पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म को पहचानना है, ठीक है। जैसे आपने होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पढ़ी होगी, क्या होता है उसमें, एमाइड से एमीन बनता है, ठीक है। एमाइड से एमीन कैसे बनता है, बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है नाइट्रीन, ठीक है। ये नाइट्रीन किस तरह का बनता है, R3 O N, ये वाला, ठीक है। तो अगर हम रिएक्शन में, अच्छा, मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट जो भी बनता है वो हमेशा कुछ टाइम के लिए स्टेबल होता है, कुछ टाइम के लिए उस मीडियम के अंदर या उस रिएक्शन के अंदर मिलता है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, उस रिएक्शन से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये इंटरमीडिएट बन रहा है, यानी नाइट्रीन अगर हमें मिल गई है किसी भी रिएक्शन के अंदर, और हमें ये पता है कि हमारे पास क्या है, एमाइड है, और उसके अंदर हमें मिलती है नाइट्रीन, तो हम ये बता सकते हैं कि इससे जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो क्या होगा, हमारा एमीन होगा। और ये इसकी पूरी मैकेनिज्म किस तरह से होगी, ठीक है। तो इंटरमीडिएट अगर हमें पता है तो हम ये बता सकते हैं कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी। इसको लिख लो, इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती के आधार पर भी हम अभिक्रिया की क्रियाविधि को पहचान सकते हैं। We can identify the reaction of mechanism on basis of intermediate. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, ठीक है। ये रिएक्शन लिख लो, इसकी उपस्थिति में होता है ये हेलोजन प्लस एक बेस कोई भी, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है हमने यहाँ पे, एक हेलोजन प्लस कोई भी एक बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। इसमें लिखो, इस अभिक्रिया में बनने वाला मध्यवर्ती नाइट्रीन है, नाइट्रीन के ब्रैकेट में ये लिखना, इस अभिक्रिया के में बनने वाला एक मध्यवर्ती नाइट्रीन है, यदि इस अभिक्रिया में हमें नाइट्रीन प्राप्त होता है, यदि इस अभिक्रिया में हमें नाइट्रीन प्राप्त होता है तो हम इस अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात कर सकते हैं, तो हम इस अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात कर सकते हैं। ये पूरी रिएक्शन किस तरह से होती है पता है आपको, सबसे पहले क्या होता है, एमाइड के ऊपर ब्रोमीन का अटैच होता है, ठीक है। ब्रोमीन क्या करता है, एक H+ को लेके HBr की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, इससे एक Br नंबर जो है वो क्या करेगा, H+ को लेके बाहर निकल जाएगा, यानी यहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या बनता है, एक तरह से नाइट्रीन बन जाती है, ठीक है। अगर ये नाइट्रीन यहाँ पे बनती है तो नीचे लिखनी है, ये क्या बन जाती है यहाँ पे, नाइट्रीन, ठीक है। अब
सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इस नाइट्रोजन के अंदर रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट किस तरह से होता है कि ये जो एल्किल ग्रुप है ये ट्रांसफर होता है किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, हमेशा नाइट्रोजन के अंदर रीअरेंजमेंट होता है, उसमें कार्बन टू नाइट्रोजन ट्रांसफर होता है। ये चीज हॉफमैन ब्रोमोनाइड रिएक्शन के अंदर आप अच्छे से याद रखना कि इस रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट है नाइट्रीन, उसके अंदर कार्बन टू नाइट्रोजन ट्रांसफर होता है। ठीक है, यानी कार्बन का कोई भी एक कंपाउंड कहाँ पे जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर जाता है। अगर ये जाएगा तो ये किस तरह से बनता है, ये RN, और इसमें क्या है, नाइट्रोजन के से हमने क्या किया, दो हाइड्रोजन निकाल दिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑलरेडी होता है, फिर दूसरा लोन पेयर बचा हुआ होता है, तो हम नाइट्रोजन को इस तरह से लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हमने एक तो क्या कर दिया, ये एल्किल ग्रुप का बॉन्ड बना दिया एक इलेक्ट्रॉन के साथ। दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को या लोन पेयर को हम क्या कहाँ पे लेके आएंगे, इन दोनों के बीच में, यानी यहाँ पे क्या बनेगा, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप होता है कि नाइट्रोजन में कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन होता है। ठीक है, ये हमारा बनता है, और इसके बाद में क्या होता है, इसका हाइड्रोलिसिस होता है, और हाइड्रोलिसिस होके दो बार हाइड्रोलिसिस होता है, दो बार हाइड्रोलिसिस होके क्या बन जाता है, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। दो बार कैसे होगा, दोनों तरफ यहाँ पे एच आएगा और इस तरफ ओ आएगा। ये हमारी पूरी रिएक्शन होती है। यानी अगर हमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पता है, यानी एमाइड लिया है हमने, और बीच में से हमें ये पता चल गया कि नाइट्रीन ले रही है, तो हम इसका पूरा प्रोसेस बता सकते हैं कि ये रिएक्शन की मैकेनिज्म किस तरह से होती है। ये रिएक्शन होती है, लिख ली। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट लिखो, समस्थानिक का इफेक्ट या आइसोटोप इफेक्ट। थर्ड है आइसोटोप इफेक्ट। आइसोटोप इफेक्ट या समस्थानिक प्रभाव क्या होता है कि अगर हम किसी भी एक एटम की जगह उसका समस्थानिक यूज कर ले, ठीक है, उसका आइसोटोप यूज कर दे, तो उस पूरी रिएक्शन की जो दर है, अभिक्रिया की दर है, या फिर जो उसका वियोजन कांस्टेंट होता है, ठीक है, के जो होता है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो इफेक्ट हमें पता है तो हम ये बता सकते हैं कि वहां पर हमने उस एलिमेंट की जगह उसका क्या किया है, आइसोटोप यूज किया है। ठीक है, जैसे कोई भी रिएक्शन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, अगर इसको ब्रेक करना है, या फिर हम इसकी जगह क्या कर दें, यहाँ पे ड्यूटेरियम रख दें, या फिर यहाँ पे साइक्लिन रख दें, तो इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है दोनों की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। इनको तोड़ने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेनी पड़ती है। तो अगर आपको किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वहां पर हमारी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रही है, यानी हमारे के की वैल्यू भी क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, समस्थानिक के इफेक्ट को देख सकते हैं। एक यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट भी होता है। द्वितीयक समस्थानिक प्रभाव वो क्या होता है कि अगर हम ऐसी कोई रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें डायरेक्टली ये बॉन्ड नहीं ब्रेक हो रहा, जिसका हम समस्थानिक यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ये दूसरा कार्बन, इस CH बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा कार्बन है, इस दूसरे कार्बन पर हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। ठीक है, मतलब हमारी जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर इस वाले कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है, दोनों ही क्या है, हाइड्रोजन है, लेकिन इसके पास वाले कार्बन के ऊपर क्या है, एक में हाइड्रोजन, एक में न्यूट्रल, एक में हाइड्रोजन, यानी डायरेक्टली हम उस बॉन्ड को नहीं तोड़ रहे जहां पर हमने आइसोटोप का यूज किया है, हम उसके पास वाले कार्बन पर रिएक्शन कर रहे हैं। तो इनका इफेक्ट इस पास वाले कार्बन पर कैसे आता है, कितना आता है, डायरेक्टली जो आइसोटोप इफेक्ट होता है उससे बहुत कम होता है, लेकिन कुछ वैल्यू उसकी आती है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, सेकेंडरी या इफेक्ट। इसको लिख लो, किसी अभिक्रिया में यदि भारी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, किसी अभिक्रिया में यदि भारी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है,
तो अभिक्रिया के वेग में कमी आती है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाता है, अभिक्रिया के वेग में कमी आ जाती है। इसे प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट कहते हैं, प्राथमिक समस्थानिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल है हमारे पास। दोनों के अंदर क्या होता है, इन दोनों के अंदर हम बेस लेते हैं, बाहर से कोई भी क्षार लेते हैं। ठीक है, तो बेस या क्षार क्या करता है, या तो खुद अटैक करता है या उस मॉलिक्यूल से H प्लस को बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे बेस इस एल्कोहल में से एक H प्लस को बाहर निकालेगा। ठीक है, तो ये जब H प्लस को बाहर निकालेगा तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, और इस रिएक्शन के अंदर ये क्या करेगा, इस कार्बन और ड्यूटेरियम के बॉन्ड को तोड़ेगा। ठीक है, जब ये बॉन्ड टूटता है तो इसके इलेक्ट्रॉन ये कहाँ पे देके जाता है, इन दोनों के बीच, कार्बन ऑक्सीजन के बीच, यानी यहाँ पे एक तरह से कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। इसमें भी क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों के जो हमने आइसोटोप यूज किए हैं, इसकी वजह से इनकी रेट में क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो इनका जो रेट होता है, इनका रेशियो जो है वो लगभग कितना आता है, 6 पॉइंट समथिंग के लगभग आता है। आपको वैल्यू याद नहीं रखनी है, 6.7 के लगभग आता है। ठीक है, आपको वैल्यू वैसे याद नहीं रखनी है, अप्रोक्सीमेटली आपको याद रखना है फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर हम हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम यूज कर रहे हैं तो ये हमारे KH/KD की वैल्यू जो है वो लगभग 6 के इक्वल आती है। ठीक है, यानी अगर किसी अभिक्रिया के अंदर हम आइसोटोप चेक कर ले, ठीक है, तो आइसोटोप का मतलब क्या है कि हमने हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम यूज किया तो आपकी रेट की रिएक्शन में डिफरेंस आया। अगर रेट की रिएक्शन में डिफरेंस आ रहा है मतलब हमने तोड़ा कौन सा, वही वाला बॉन्ड जिससे हमने समझाने का यूज किया। मतलब उस अभिक्रिया की क्रियाविधि कैसे पता चली कि हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा है, और ये कैसे पता चला कि हमने इस बॉन्ड में इस एक एलिमेंट की जगह इसका समस्थानिक यूज किया तो हमारी रेट का कुछ ना कुछ डिफरेंस आया। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा ये वाला बॉन्ड टूटता है, अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो यहाँ से क्या होता है, एक कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, आइसोटोप इफेक्ट। दूसरा लिख लो इसमें, द्वितीयक समस्थानिक प्रभाव। यदि टूटने वाला बंध यदि टूटने वाला बंध भारी समस्थानिक के पास वाले कार्बन पर हो, भारी समस्थानिक के पास वाले कार्बन पर हो, तो इसके अभिक्रिया के वेग में भी कमी आती है, इसकी अभिक्रिया के वेग में भी कमी आती है, जो सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट, द्वितीयक समस्थानिक प्रभाव के कारण होती है, जो द्वितीयक समस्थानिक प्रभाव के कारण होती है। ठीक है, ये दो रिएक्शन है। इनमें क्या है कि जब भी हम बेस लेते हैं, हमने एल्किल हैलाइड लिया है तो ये क्या करता है, हैलाइड को रिप्लेस कर देता है OH में। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, हैलाइड की जगह एल्कोहल बनता है। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड कौन सा टूटता है, ये C और Br। लेकिन इन दोनों की ही अगर हम रेट कॉन्स्टेंट की तुलना करें, इन दोनों के अगर रेट कॉन्स्टेंट की तुलना करें तो वो लगभग 1 पॉइंट समथिंग के पास आता है। ये जो KH/KD की वैल्यू है ये 1.67 इसके लगभग आती है। ठीक है, यानी यहाँ भी क्या हुआ, रेट में डिफरेंस आया, लेकिन रेट में डिफरेंस प्राइमरी आइसोटोप इफेक्ट की तुलना में क्या होता है, कम होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे आती है। बोन यहाँ पे कौन सा टूट रहा है, C और Br का, लेकिन यहाँ पर समस्थानिक हमने उसके पास वाले कार्बन पे यूज किया है, इसका इफेक्ट किस पे आया है, उसके
प्रोडक्ट के बनने की दर पर या अभिक्रिया की दर। ठीक है, इसको लिख लो। इसको बी ही लिख लो। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है काइनेटिक स्टडी, गतिकीय अध्ययन। ठीक है, अब गतिकीय अध्ययन में क्या होता है, काइनेटिक्स हमने पढ़ी है। ठीक है, काइनेटिक्स में क्या होता है, हम बात करते हैं किसकी, रेट ऑफ कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम कैसे पता लगाते हैं, किसी भी रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ कांस्टेंट डी बाई डी टी इंटू उसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, या तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो उसके साथ नेगेटिव का साइन आता है, अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसके साथ पॉजिटिव का साइन आता है। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें किसी रिएक्शन की मिल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि उसका मैकेनिज्म क्या होगा। यानी अगर हमारा पूरा का पूरा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, यानी आपका जो रेट है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के खत्म होने का, वो ही रेट आपका जो है वो क्या होगा, प्रोडक्ट बनने का। ठीक है, अगर रेट ज्यादा है आपका रिएक्टेंट के खत्म होने का, यानी प्रोडक्ट तो आपका उतना ही ज्यादा और उतना ही जल्दी मिलेगा, यानी यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, इसके बेस पर भी हम बता सकते हैं कि हमारी जो मैकेनिज्म है वो कौन सी है, कि अगर हमारा रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड में हो रहा है, तो फास्ट स्पीड में कौन सी रिएक्शन होती है, हमारी बाईमोलिकुलर टाइप की रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि वो क्या होती है, सिंगल ही स्टेप में होती है, एक स्टेप में आपका प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन अगर यूनिमोलिकुलर कोई रिएक्शन है तो उसमें क्या होता है, पहले एक इंटरमीडिएट बनता है जो स्लो स्पीड से बनता है, और सेकेंड स्टेप जो होता है उसका वो फास्ट होता है और उससे हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो उसके बेस पे भी हम बता सकते हैं कि हमारी मैकेनिज्म कौन सी है। और एक लास्ट और है, फिफ्थ जो आपका मेथड है वो है स्टीरियो केमिकल स्टडी, त्रिविम रसायन का अध्ययन करके। त्रिविम रसायन का मतलब कि अगर कोई भी हमें इंटरमीडिएट या फिर ट्रांजिशन स्टेट अगर हमें मिलती है, तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टीरियो कैसी है, उसकी त्रिविम कैसी है, उसको अगर हमें वो हमें पता चल जाती है तो उसके बेस पे भी हम बता सकते हैं कि वो आपकी जो रिएक्शन है वो यूनिमोलिकुलर हो रही है या बाईमोलिकुलर हो रही है। इससे हम पता लगा सकते हैं। ये दो मेथड हम कल वाली